घंटी जा रही, मिल गया। सुमन बख्शी जी जी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। बड़ी खुशी हुई, आपसे बहुत दिनों के बाद बात हुई है। आजकल आपके भारत में तो तरह तरह के कांड चल रहे हैं। हमें पता लगा है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका की वाइस प्राइम मिनिस्टर कमला हैरिस से बातचीत की है। क्या बातचीत की है? जी बिल्कुल, उन्होंने बात की है। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा है, दुनिया के साथ वैक्सीन साझा करने की अमेरिकी नीति के तहत भारत को भी वैक्सीन सप्लाई करने का जो भरोसा दिलाया है वो सराहनीय है। अमेरिका की सरकार वहां के कारोबारियों और भारतीय मूल के लोगों से मिले समर्थन और साथ के लिए उन्होंने शुक्रिया भी कहा है। अरे वाह, ये प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा है जी। अच्छा। और हमने ये भी सुना है कि 12वीं क्लास के जो एग्जाम्स होने थे वो रद्द हो गए हैं और प्राइम मिनिस्टर ने स्टूडेंट्स के माँ बाप से भी बातचीत की है। वो क्या बातचीत की है? हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने बात की है और उन्होंने ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं सीबीएसई के 12th के, उनके माता पिता और स्टूडेंट्स से ऑनलाइन बातचीत की है और कहा है कि जो 12th की जो परीक्षा है वो कैंसिल होने पे कैसे महसूस कर रही हैं, क्यों, और जो कैंसिल करने का जो उनका जो फैसला है वो स्टूडेंट्स के हित में ही लिया गया है। और विद्यार्थियों को उन्होंने सलाह दी है कि एग्जाम को लेकर इतनी टेंशन ना लें और जो उनको समय जो मिला है उसका सदुपयोग करें और स्टडी के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी जो है ध्यान रखें। उन्होंने ये भी कहा है कि ओलंपिक्स में जो भारतीय खिलाड़ी जा रहे हैं उनके बारे में पढ़ें और अपना इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और इस टाइम को जो मेन है कि सदुपयोग करें कि आगे, और जो रद्द किया गया है उनका फैसला उनके बच्चों के हित में ही लिया गया है। दैट्स वंडरफुल। और हमें ये भी पता लगा है कि मध्य प्रदेश में 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। ये क्या बात है? हाँ जी, ये आपने बिल्कुल सही सुना है। सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा जो है मजबूरन उनको देना पड़ा है। जबकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को अवैध घोषित किया है और इसके साथ डॉक्टर्स को 24 घंटे के अंदर वापस आने के लिए उन्होंने आदेश दिया है। वहाँ के 5 मेडिकल कॉलेज के 468 फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट को सस्पेंड भी कर दिया है और ये जो 5 कॉलेज हैं वो उनका संबंध जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ है। इसके बाद ही जो है 3000 डॉक्टर्स ने सामूहिक जो है इस्तीफा देने का ऐलान किया है। राइट सुमन जी, बहुत खुशी हुई आपसे बात हुई और बहुत जल्दी ही एक बार फिर से बात होगी और भारत में क्या चल रहा है उसके बारे में हम आपसे जानकारी पाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद, बाय। अभी आपने सुमन बख्शी जी की आवाज़ में ये समाचार सुने। सुमन जी की आवाज़ अभी आपने सुनी स्काई चैनल 772 से। स्काई चैनल 772 एवरीडे नए नए प्रोग्राम लाने के बारे में सोचता है और आपकी सेवा में लेकर भी आता है। जितने बदल के, जितने तरह के, जितने नए नए किस्म के फीचर आपको तहजीब प्रोग्राम में और बाकी के प्रोग्राम्स में काशी टेलीविज़न पर देखे जाते हैं, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसे ऐसे फीचर्स हमारी गारंटी है कि कहीं और देखने के लिए आपको मिल नहीं सकते हैं। इसलिए अपने दिल को तरोताज़ा रखने के लिए, इंफॉर्मेशन भी पाने के लिए और एंटरटेनमेंट भी करने के लिए दिन में 24 घंटे अपने टेलीविज़न का जो स्विच है वो स्काई चैनल 772 पर ही रखा करें। स्काई चैनल 772 पर आप जो तहजीब प्रोग्राम देख रहे हैं विकी गिल और विजय मोमी जी के साथ, पर्दे के पीछे विजय मोमी जी, पर्दे के सामने मैं, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन फोटोग्राफ़र हैं और दुनिया के सबसे बेहतरीन वीडियोग्राफ़र हैं। जैसी जैसी मेरी फ़ोटोएं वो खींच कर फेसबुक पर लगाते हैं, ये देखने के लिए आपको मेरे साथ फेसबुक पर दोस्ती करनी ही होगी। तो फेसबुक पर मेरा नाम है विकी गिल, VICKYGILL। इस प्रोग्राम को जब ये 1 घंटे के बाद यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा तो आप अल्लाह की मेहरबानी से इसको फेसबुक पर देख सकते हैं, मेरे फेसबुक पर, और फिर कमेंट छोड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको कैसा लगा। फिर उसके बाद
इस प्रोग्राम को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। और हाँ, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि काशी टेलीविज़न को पूरे यूरोप में तो देखा ही जाता है स्काई चैनल पर, बल्कि नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में और कनाडा वाले लोग भी जी प्रोग्राम को बड़े शौक के साथ देखते हैं स्काई चैनल पे। फिर उसके बाद अगर आपके रिश्तेदार भारत में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके साथ साथ आपके रिश्तेदार रहते हैं जर्मनी में, जापान में, रूस में, चाइना में, जहाँ मर्जी दिल करे, तो वहाँ पर वो www.kashitv.co.uk पर सरेआम देख सकते हैं। तो फिर आप जब काशी टेलीविज़न पर बातचीत का प्रोग्राम होता है तो बातचीत के प्रोग्राम में आप उनको पहले टेलीफोन कर दिया करें। आजकल तो व्हाट्सएप पर टेलीफोन कॉल फ्री होता है ना, और आप वहाँ टेलीफोन करके कहा करें, ओए छेती छेती काशी टेलीविज़न ला लो, तो फिर काशी टेलीविज़न पर आप फ़ोन किया करें। जब वो आपको टेलीविज़न पर बोलते हुए सुनेंगे तो उनके दिल में कितने आपके लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाएगी। और रिस्पेक्ट के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इज्जत बेइज्जती की परवाह नहीं होती, लेकिन उनके सिरों पर ये दुनिया नहीं चलती। दुनिया इज़्ज़तदार लोगों के सिरों पर चलती है, और जिन लोगों ने अपने बोलने से, अपनी एक्टिविटी से, अपने हार्ड वर्क से इज़्ज़त बनाई है, ये बहुत बड़ी बात है। ऑफ कोर्स इज़्ज़त अल्लाह देता है, सबको नहीं देता, कईयों को देता है, कईयों को नहीं देता। किसी को इज़्ज़त देता है, किसी को ज़िल्लत देता है, जिसको चाहे वो इज़्ज़त देता है। कोई भी काम किया हो, मेहनत से किया हो, आप उसी काम में से भगवान को निकाल सकते हैं और उसी काम में आप इज़्ज़त कमा सकते हैं। आपका अगर सफाई का काम है, ऐसी सफाई हो कि उसका शीशे की तरह वो जगह चमकने लग जाए, आपको कितनी इज़्ज़त मिलेगी आप अच्छी तरह से जानते हैं। फिर उसके बाद आप चाहे गाते हैं, चाहे आप प्रेजेंटर हैं, आप चाहे रेडियो के हैं, आप चाहे टेलीविज़न के हैं, आप कोई भी काम करते हैं तो आप जितनी मेहनत के साथ उसको करेंगे उतनी ही रिस्पेक्ट सोसाइटी भी आपको देती है, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब आज के प्रोग्राम की रूपरेखा तो आपको बताई ही जाएगी, लेकिन वो जो पहले फ़ोन कॉल आई थी जो मैंने जल्दी से अटेंड कर ली, ये पुराने ज़माने के टेलीफोन के ऊपर, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आपको अब सुनाए जाएंगे, दिखाए जाएंगे काशी टेलीविज़न से, जो कि पहले ज़मानों में आया करते थे। और पहले ज़मानों में जैसे टेलीफोन पर हम मीठी बातें किया करते थे, कॉर्ड वाले टेलीफोन हुआ करते थे, और इस रिसीवर में से और इस माउथ पीस में हम अच्छी अच्छी बातें करते थे और ईयर पीस से हम सुनते थे, तो वैसे ही बातें अब आपको सुनने के लिए मिलेगी। अब देखिए, अगर हम भारत का कोई चैनल लगाते हैं और हाँ, न्यूज़ वाले वहाँ ऐसे बोल रहे होते हैं जैसे कि सब्जी मंडी हो और सब्जी मंडी में 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये हो रही हो। और अगर आप पाकिस्तान की लगाते हैं तो उन्होंने भी अब भारत की देखा देखी अपनी इतनी नफीस उर्दू को उसी तरह से बोलना शुरू कर दी है जिस तरह से कि भारत वाले करते हैं। कई खबरें तो वो इतनी तेज़ बोलते हैं कि हमें समझ नहीं आती। तो कुछ चुनी हुई खबरें आपकी सेवा में अब सुमन जी पेश किया करेंगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, लेकिन वो भी इतने तहम्मुल के साथ, इतने प्यार के साथ, इतनी रिस्पेक्ट के साथ, इतनी धीरे धीरे और अच्छी ज़बान में, घटिया लैंग्वेज में नहीं, अच्छी ज़बान में, जो कि काशी टेलीविज़न के सुनने वाले और देखने वाले देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। तो जैसा उनका मयार है उसी मयार के हिसाब से इस टेलीविज़न पर वो खबरें आपकी सेवा में सुनाई जाएंगी। और फिर आप तो जानते ही हैं कि हम लोग यंगर जनरेशन के जो लोग हैं उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। देखिए, गरीबों के लिए चैरिटी के इंतज़ाम कांची टेलीविज़न पर हैं, लेकिन यंगर जनरेशन को अपनी प्रतिभा दिखाने का जो मौका मिले वो काशी टेलीविज़न उनको तहजीब प्रोग्राम में प्रोवाइड करता है। पिछले कुछ दिनों से आप कविता सुन रहे थे, कविता पेश करते थे हर्षल कुमार, लेकिन हर्षल कुमार अब अपनी MBA करने के लिए किसी दूर की यूनिवर्सिटी में चले गए हैं और वहाँ बिजी होने की वजह से उनकी कविता नहीं आई। कविता जल्दी ही आ जाएगी और आपको सुनने के लिए मिलेगी। देखिए, जब बच्चे जवान होते हैं तो उनको बचपन में कौन उनके साथ खेला था उनको याद रहता है। फिर जब बच्चे जवानी से थोड़ी सी और बड़े होते हैं तो जवानी में कौन उनके साथ था, कौन उनकी बातें सुनता था, कौन उनके साथ मिलकर उनके विचारों को बांटता था, ये सब उनको याद होता है। तो हम चाहते हैं कि वो लोग जिनमें प्रतिभा है वो
इस टेलीफोन पे टेलीफोन करके अपने देखने वालों को काशी टेलीविज़न से सब कुछ सुनाएं, ताकि हमें पता लगे कि आज की जनरेशन के जो लोग हैं उनके विचार क्या हैं। हर्षल कुमार की कविता जल्दी ही आपकी सेवा में आएगी, लेकिन आज आपकी सेवा में अमीकुल भी एक गीत सुनाएंगे। अमीकुल जो हैं वो एक बहुत अच्छे गाने वाले हैं और पढ़ाई में एवरी क्लास में वो टॉपर होते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा जो है जज बनने का वो सपना रखते हैं और इंशाअल्लाह ताला एक दिन वो सपना ज़रूर पूरा होगा। अब आइए आज के प्रोग्राम के बारे में सुनिए। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर उन सब भाइयों और बहनों का थैंक यू करता हूँ जिन्होंने मेरी बहन सुरजीत कौर के स्वर्गवास हो जाने पर दुख जाहिर किया, टेलीफोन्स किए और फेसबुक पर मैसेजेस छोड़े। दुनिया में हर कोई आता है, हर कोई जाता है। जो पैदा हुआ है वो एक दिन मरेगा, हम सब लोग जानते हैं। मेरी बहन सुरजीत कौर एक बहुत अच्छी खातून थी। उन्होंने सारी उम्र हर किसी का भला किया, अपने पति की बहुत सेवा की, कभी उनकी किसी से लड़ाई नहीं हुई और जैसी मौत उनको आई, बड़े बड़े थे लोग वैसी मौत मांगते थे, लेकिन उनको वो मौत नहीं आई। उन्होंने अपनी मौत से 2 दिन पहले कहना शुरू कर दिया था कि 6 जून को मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है और मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ रहे हैं और हम चले जाएंगे। और सब लोग हंसते थे कि ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन 6 जून के दिन वो सुबह उठी, तैयार हुई, सोफे पर बैठी और मेरी मम्मी को टेलीफ़ोन किया और कहा कि मैं जा रही हूँ, आप सबका ख्याल रखना। कहने के साथ ही आंखें बंद हो गईं और टेलीफ़ोन उनकी गोदी में आ गया। हम प्यार से उन्हें जीतो दीदी कहते थे। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे और आप सबको जैसी सुरजीत कौर की मौत हुई उससे सीखने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम जीवन में ये झूठे सच्चे भगवान के जो हमने नाम रखे हुए हैं उनको जपते रहें और दूसरे का बुरा करते रहें। मुंह में राम राम बगल में छुरी हो, तो ऐसी मौत फिर भी किसी को नसीब नहीं होती। मुंह से कभी किसी का नाम ना लिया हो और सुख के साथ जीवन बिताया हो और दूसरों को सुख दिया हो, तो ही इस तरह की मौत आती है। आपने मौत की कहानियाँ सुनी होंगी कि फलानी मरन लगी सी है, ਉਹਦਾ जंगल च घर सीगा, वो चीका मारदी सी, ਉਹਦਾ बुरा हाल हुंदा सी, ਉਹਦੀ जान नहीं सी निकलदी, ਉਹਦੇ रिश्तेदार कोल खड़े सी, वो अरदासां करदे सी कि हाय ਇਹਦੇ ते पर्दा पा लो, हाय ਇਹਨੂੰ बख्श दिओ, हाय ਇਹਨੂੰ छड्ड दिओ, ओ हाय 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 करदी सी, ਉਹਦੀ जान नहीं सी निकलदी। फिर ਉਹਨੂੰ मरन वेले दंदल पै गई, इंज करदी सी, फिर वो तड़फदी सी, हाय फिर उदा बुरा हाल हुंदा सी। बहुत से लोग इन बातों को बहुत इंजॉय करते हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम है। आपको तो याद ही है कि किस तरह से जब कभी कोई विधवा मरती है तो उसके मुर्दे को बाकी की औरतें कैसे नहलाती हैं, पानी की बाल्टियाँ ऐसे ऐसे फेंक, कई तो उसको धक्के धुक्के भी मार देती हैं मुर्दे को। आप इन बातों को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर यहाँ पर कोई कानून ना हो इंग्लैंड में, तो यहाँ पर भी यही हाल करेंगे। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि यहाँ पर भी वो जो हैंसवर्थ में है क्रेमेटोरियम, वहाँ पर भी औरतों की मंडली नीचे मुर्दे के साथ खड़े होने का जोर डाल रही होती हैं। वो तो वही बंदे हैं जो इनको बाहर रख देते हैं, अदरवाइज़ कई अंदर जाके भी इसी तरह के फिजूल की बातें करें, जो कि जहालत है, अनपढ़ता है। लेकिन हम में से बहुत से लोग कहते हैं कि ये पार्ट ऑफ हमारा कल्चर है, जो कि हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन हम खुद भी जब तक ये बातें कर नहीं लेते और सुन नहीं लेते, तब तक हमें चैन नहीं मिलती, आपको अच्छी तरह से मालूम है। बस वो हमारे डीएनए में ऐसी जहालत, मुंह में राम राम बगल में छुरी वाली जो है वो बैठ गई है ना, इस वजह से हम ऐसे हो गए। आज अमीकुल का गाना तो आएगा ही थोड़ी देर के बाद, लेकिन बात यह है कि आज की जो परछाई की कहानी आपको सुनानी है उसके बारे में पहले सुन लीजिए। परछाई के बारे में बताने के बाद अमीकुल का गाना सुनेंगे, उसके बाद परछाई की कहानी जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए लिखी गई है।
और जिन्होंने इस कहानी की मुझे प्रेरणा दी है, मैं दिल के साथ उनका थैंक यू करता हूँ। शोभा लेना सबको नहीं आता। हम में से बहुत से लोगों के पास कपड़े हैं, लेकिन उनको पहनना आता है मगर मटकाना नहीं आता। आप समझ रहे हैं ना? कई लोग होते हैं, उन्होंने चाहे सस्ते से सस्ता पाउंड यार्ड वाला सूट पहना हो, लेकिन लगता है कोई राजकुमारी जा रही। लेकिन बहुत से लोग इस तरह के होते हैं कि कितना ही महंगा सूट उन्होंने पहना हो, उनकी बॉडी भी ठीक हो, मगर ऐसे लगता है कि जैसे किसी भैंस के ऊपर चादर डाली हुई हो और वो भैंस को मेले में ले जाया जा रहा हो दिखाने के लिए। आपको पता ही होगा, जहाँ डंगर पशु बेचे जाते हैं तो भैंस को यूं यूं घुमाया जाता है, उनके ऊपर बड़ी अच्छी सी चादरें डाली जाती हैं ताकि भैंस की कीमत अच्छी लगे। जिस दिन भैंस को ले जाया जाता है उस दिन उसको अच्छी तरह से नहलाया जाता है, उसकी संगल तक को क्लीन किया जाता है। संगल तो आपको मालूम होगा, आप पंजाबी लोग हैं, ये पंजाबी का ही वर्ड है। हम लोग, मैं तो हरियाणवी हूँ, मैं पंजाबी नहीं हूँ, तो हम लोग जंजीर कहते हैं। जंजीर, आप जंजीर कह के दिखाओ। तो फिर आप लोग जो ये संगल वर्ड का यूज़ करते हैं वो डालते हैं क्लीन करके, और फिर भैंस को अच्छी तरह से धोते हैं, उसके ऊपर तेल भी मलते हैं ताकि वो चमके, और फिर उसके खुरों को भी अच्छी तरह से साफ़ करते हैं। कई लोग खुरों को पेंट भी कर देते हैं ताकि ना वो दूर से लचकें। जैसे कि प्रोग्राम करने से पहले मैं अपने मुंह पे सब कुछ करता हूँ ना, और फिर मैं खूब अच्छी तरह से लचकता हूँ आपके सामने, तो चमकती हुई चीज़ अच्छी लगती है। तो इस वजह से ये सारा कुछ होता है, फिर ऐसा महसूस होता है। तो उसी तरह से बहुत से लोगों के पास सब कुछ होता है, पैसा, बंगला, गाड़ी, कार, किराए पे दिए फ्लैट्स, दिस दैट, हर चीज़ होती है, ज्वेलरी भी होती है, लेकिन उनको शोभा बनानी नहीं आती। शोभा एक नाम से एक रेस्टोरेंट भी है, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे हैं और जल्दी ही मेरे एक प्रोग्राम को स्पॉन्सर करवाएंगे। वो प्रोग्राम के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। 5 प्रोग्राम करने हैं, 5 स्पॉन्सरशिप चाहिए, और प्रोग्राम ऐसा है कि आप खुशनसीब हैं कि आपको काशी टेलीविज़न पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस प्रोग्राम को लेने के लिए जो सबसे बड़े टेलीविज़न वाले हैं उन्होंने मुझसे बात की है, पैसे भी देंगे। और आपको तो मालूम ही है कि मुझे जितना मर्ज़ी पैसा मिल जाए, मैं ऐसा का ऐसा ही रहूँगा, और रोज़ आकर आपका एंटरटेनमेंट फिर मैं किया करूँगा, क्योंकि फिर खर्चे की फ़िक्र नहीं होगी ना, आपको मालूम है। वो प्रोग्राम का नाम भी मैं आपको बाद में बताऊँगा, क्योंकि ऐसा है कि मैं प्रोग्राम का अगर नाम बता दिया ना तो आप में से आप तबक जाएंगे कि हैं ऐसे ऐसे प्रोग्राम आने लगे हैं। लेकिन मेरी उन टेलीविज़न वालों के साथ यही बात हुई है कि वो 5 प्रोग्राम स्पॉन्सर करवा के पहले मैं काशी टेलीविज़न पर करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपकी बारी, ताकि हमारे नाम आए, सबसे आगे आए, और ऐसा ही होगा अल्लाह ने चाहा तो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, आज जो कहानी परछाई की लिखी गई है वो शोभा बनाने के ऊपर कहानी है, और अब वो कहानी जल्दी ही शुरू होने वाली है। आइए हम मिलकर अमिकुल की आवाज़ में अगला गीत सुनते हैं। स्काई चैनल 772 पर ये काशी टेलीविज़न है। पिछले हफ्ते भी आपको कहा गया था कि आपके एंटरटेनमेंट के लिए अम्बाला से अमिकुल जी एक ऐसा गाना सुनाएंगे जिसको सुनकर आपका दिल बाग बाग कर उठेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अमिकुल को टेलीफोन करता हूँ, और उनकी दिल को लुभा लेने वाली आवाज़ में जब आप एक गीत सुनेंगे तो आपको सचमुच ऐसे लगेगा जैसे आसमान से कोई देवता आपके लिए गा रहा है। वैसे आजकल के ज़माने में टेलीफोन कॉल मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है, घंटी जा रही है। अमिकुल, अमिकुल, हाँ अमिकुल कैसे हैं? ठीक हूँ सर। बड़ी खुशी हुई आज आपसे बात हो गई, और आपका पहले हमने गाना सुना, तो अब ये सोचा है कि सारे सुनने वालों को आपका गाना सुनाया जाए। अगले हफ्ते आपसे बातचीत जो होगी उसमें ये भी पूछा जाएगा कि क्या सोचकर आप गाना गाते हैं, लेकिन आज आप अपने देखने और सुनने वालों को क्या गाना सुनाएंगे?
कौन सा? मेरे रिश्ते कमर। अच्छा, शुरू कीजिए। हाँ जी। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी। तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जोश ही जोश में मेरी आगोश में आके तू जो समाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया, रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी, आज सहराओं में इश्क के गाँव में, आज सहराओं में इश्क के गाँव में, बारिशें गिर के आई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। सचमुच ये गाना सुन के अमिकुल बहुत मज़ा आया और बहुत जल्दी ही अगला गाना एक बार फिर से सुनेंगे, तब तक तैयारी करके रखिए और काशी टेलीविज़न और काशी टेलीविज़न के सब देखने वालों की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। अभी आपने अमिकुल की आवाज़ सुनी गाते हुए, थैंक यू वेरी मच, आप सबने इतने प्यार के साथ देखा, थैंक यू वेरी मच इंडीड। अमिकुल की आवाज़ में ये गीत आपने सुना। आप तो जानते हैं कि जो यंगर जनरेशन के आर्टिस्ट को, यंगर जनरेशन के बच्चे जवानों को प्यार नहीं करता, वो ज़िंदगी में कहीं नहीं पहुंच सकता, और अपने से यंगर जनरेशन की लुक आफ्टर करनी चाहिए अगर आप अपनी लुक आफ्टर करवाना चाहते हैं, क्योंकि पुराने पत्ते गिरते हैं, नए पत्ते आते हैं, और जब तक आप नए पत्तों को अच्छी तरह से आप पानी ना दें, उनको खाद ना दें, उनको प्लांट फूड ना दें, तब तक वो पत्ते हेल्थी नहीं होंगे। और आने वाली जनरेशन्स को हेल्थी रखने के लिए, उनके आर्ट को हम एंजॉय करने के लिए काशी टेलीविज़न पर लेकर आते हैं। अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय आपको या तो हर्षल कुमार की आवाज़ सुनने को मिलेगी, कविता एन आवाज़, या फिर आपको अमिकुल जी का गीत सुनने के लिए मिलेगा। अब थैंक यू करते हुए अमिकुल का और पहले सुमन जी का, आइए आज की परछाई की कहानी शुरू करते हैं। ये परछाई की कहानी एक 100% सच्ची कहानी है, ये मैंने खुद लिखी है। सुनिए। परछाई एक मीडियम क्लास घर की लड़की थी, और जैसे मीडियम क्लास घर की लड़कियां होती हैं, कॉलेज जाना, वापस आना, घर के काम में माँ की मदद करना, और कई बार सारा घर का काम खुद ही करना, रेडियो लगाकर गाने सुनते रहना, वैक्यूम करना और रसोई का काम करना, और अगर किसी वजह से रेडियो बंद हो जाए तो सारी बॉडी का बिल्कुल ऐसे रुक जाना जैसे रेडियो में जानी बिजली बंद नहीं हुई, बल्कि परछाई की बॉडी में बिजली जानी बंद हो गई। और जब तक रेडियो का दोबारा ना चलना, परछाई का कोई काम ना करना। संगीत चलता था, परछाई के दिल की धड़कन चलती थी। परछाई का मुंह बहुत कम चलता था। परछाई दिमाग से सोचती थी, पढ़ाई में ध्यान करती थी और दुनिया की बातों को सुनती थी, लेकिन कभी किसी की बात किसी से नहीं करती थी। परछाई कॉलेज से टॉप क्लास के नंबर्स में पास हुई और उसके बाद एक जगह काम पे जाने लग गई। जहाँ परछाई काम करती थी वहाँ पर कस्टमर के तौर पर एक औरत आया करती थी, जो कि एक बहुत रईस ख़ानदान से की बहू थी।
और अपने हस्बैंड से काफ़ी जवान थी। हस्बैंड बूढ़ा था, वो जवान थी, और उसकी हरकतों को देखकर परछाई को एक नावल याद आ जाता था जो कि उसने कॉलेज के टाइम में एग्ज़ाम्स के दौरान पढ़ा था। वो कॉलेज, उस नावल का नाम था बूढ़े की जवान बीवी। तो जैसे जैसे बूढ़े की जवान बीवी हरकतें करती है, वैसी वैसी एक इंग्लिश का नावल लेडी चैटरली भी परछाई ने पढ़ा था। उन दिनों ऐसे नावलों को पढ़ना बुरा समझा जाता था, लेकिन परछाई अपनी सिलेबस की किताब के अंदर वो नावल रखकर देर रात को पढ़ा करती थी। और परछाई का दिल वो बातों को पढ़ने के बाद इतनी ज़ोर की धक 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 किया करता था कि चुन्नी के नीचे से भी वो दिल धड़कता हुआ कई बार परछाई की माँ को नज़र आ जाता था, जो कि परछाई पर पास की कुर्सी पर बैठकर स्वेटर बुनते हुए नज़र रखा करती थी और चश्मे के अंदर से काणी आँख से कहा करती थी, ए तेरा दिल इतनी तेज़ क्यों धड़क रहा है, की पढ़ रही हैं तू? तो परछाई एकदम हाथ छोड़कर नावल को रजाई में कोलैप्स कर दिया करती थी और किताब को ऊपर करके कहती थी, मम्मी ये पढ़ रही हैं ਤੁਹਾਡੇ सामने है। तो माँ कहती थी, फिर तेरा दिल क्यों नहीं तेज तेज धड़क रहा है, तेरा मुंह क्यों लाल होया है, नींद आ रही है, जा मुँह तो क्या हाले नहीं सोना, सारा कुछ पढ़ लिया तू? परछाई कहती थी, पढ़ लिया मैं सारा कुछ। तो उसकी माँ कहती थी, अच्छा सब पढ़ लिया, तेन सब आ गया, कुछ भी नहीं छड्या, वर्ड मीनिंग स्पेलिंग प्लूरल जेंडर सारा कुछ आंदा है? परछाई कहती आंदा है ना सारा कुछ, कह के मुंह पे रजाई लेके सो जाया करती थी। हाय हाय, शमशान में मुर्दे जैसी हालात में जब अकड़ के परछाई पड़ जाती थी तो परछाई की माँ उठकर वो ढकी हुई परछाई को खूब ऊपर से धुन के अपने कमरे में चली जाया करती थी। आज वो पढ़ी हुई किताबों के कैरेक्टर परछाई के सामने जिंदा हो रहे थे। परछाई उस कपड़े की दुकान में जहाँ काम करती थी वहाँ पर खड़ी होती थी, तो वहाँ पर वो रईस औरत आया करती थी। धीरे धीरे उसके उज्जड होने की जो दास्तान थी वो औरों ने भी सुननी शुरू कर दी। लोगों ने कहा कि इसका हस्बैंड जो बहुत बड़ी कार में आता है, उसका कद बहुत छोटा था, उसकी शादी नहीं होती थी। उस आदमी का, जो कि इस उज्जड औरत का हस्बैंड था, वो आदमी का जो पिता था वो बहुत सियाना था, अक्ल वाला। उसने धीरे धीरे अपने सब लड़कों की शादियां कर दी नहीं, लेकिन इस लड़के की शादी में अड़चन आ रही थी उसके कद की वजह से। तो उसने देखा कि एक विधवा औरत थी जो लेस्टर के मंदिर के पीछे रहती थी। उसकी 4 बेटियां थीं और घर में पैसा बहुत कम था और शादी वो सबकी करना चाहती थी। ये लड़की, इसका नाम सुनीता था, ये सबसे बड़ी थी। तो इस लड़के का पिता सुनीता के घर गया और जाके कहा, बहन जी मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, आप मेरे बेटे को अपना बेटा बना लो, इसको मुझे दे दो, शादी का जितना खर्चा आएगा मैं खुद करूँगा, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी और सारी ज़िंदगी आपकी मेंटेनेंस का, आपकी बाकी की बेटियों का खर्चा, शादी का भी मैं उठाऊंगा। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आप मेरे लड़के को अपना लड़का बना लो, आप अपनी लड़की की शादी मेरे लड़के से कर दो। विधवा औरत और क्या चाहती थी? विधवा औरत ने कहा, आप ठीक कहते हैं, मगर बात यह है साहब कि हम ये छोटे से घर में रहते हैं, मंदिर के पीछे, शहर का कोई अच्छा इलाका भी नहीं है, आपकी बड़ी इज़्ज़त है, आपका रुतबा है हुजूर,
मेहरबानी करके आप एक अच्छा सा घर दिला दीजिए ताकि आपके लड़के की बारात आए तो लोग कहें वाह वाह, फलां साहब के लड़के की बारात आ रही है, और इज्जत से आप मेरी बेटी को अपनी बेटी बनाकर डोली ले जाइए। अब वो जो आदमी था, वो छोटे कद के आदमी का पिता, उसके पास इतना पैसा था कि वो सारी ज़िंदगी पूरे हिंदुस्तान के खेतों में वो पैसा हेलीकॉप्टर से बरसाए और फिर उस पैसे को आग लगा दे, फिर उसके बाद और बरसाए, फिर आग लगा दे, फिर और बरसाए, फिर आग लगा दे, फिर भी वो पैसा 7 जन्म लेने पर भी ख़त्म नहीं होगा, इतना पैसा था। तो उन्होंने कहा बहन जी आज से हम रिश्तेदार हुए, जैसे जैसे आपने कहा है वैसा ही होगा। तो एक अच्छे इलाके में बड़ा सारा 1970s का मकान ख़रीदा गया जिसकी स्लाइडिंग डोर्स थे, शीशे के, पूल भी था, सब कुछ था। और बारात आई, धूमधाम के साथ बहुत बड़े होटल में शादी की गई, कवेंट्री की कंट्री साइड में, और फिर डोली में बिठाकर उस औरत को ले आए। जब वो अपने घर से चली थी वो बिल्कुल ठीक थी, सबसे प्यार करती थी, रिस्पेक्टेबल थी, उसको बिहेवियर का पता था, उसको स्कर्ट पहनकर बैठा कैसे जाता है, दोनों टांगे एक तरफ करके, इस बात का भी पता था। लेकिन ससुराल के घर आकर उसे पति का प्यार नहीं मिला। पति का, जो उसका पति था वो कद का ही छोटा नहीं था, कैरेक्टर का भी ख़राब था, बदचलन था। ज़्यादातर वक्त वो लंदन में बहुत हाई क्लास पिकाडिली में जो ब्रॉथल्स हैं, उनकी जो मैडम्स हैं, उनकी जो आगे लड़कियां हैं, उनके पास बैठता ही नहीं था, बल्कि पैसा भी उन्हीं पर वो न्यौछावर करता था। जो हक एक पत्नी को मिलना चाहिए वो बाज़ारी औरतों पर वो खर्च करता था, और कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं करती। तो वो जो सुनीता थी उसके दिमाग पर भी गहरा असर पड़ा और उसका बिहेवियर बूढ़े की जवान बीवी वाला हो गया। बदतमीजी से बात करना, उद्दंड होकर बात करना, छोटे बड़े की रिस्पेक्ट ना समझना। उसको इतनी भी तमीज़ नहीं थी कि अगर सामने वाले ने राज के चपेट उसके मुंह पे जड़ दी तो बाकी लोगों की क्या इज्जत रहेगी। ऐसे ऐसे वक्त गुजरता जा रहा था। एक दिन परछाई दुकान में कपड़े के थानों को ऊपर सजा रही थी कि कमरे में, दुकान में एक लड़का आया, बहुत खूबसूरत। उसने परछाई की तरफ देखा, परछाई ने उसकी तरफ देखा, दोनों की आंखें मिली और एक पल में मोहब्बत हो गई। मोहब्बत नहीं, एक दूसरे से इश्क हो गया। लड़का परछाई को देखता रह गया, परछाई लड़के को देखती रह गई। आँखियों ही आँखियों में बात चली और लड़के ने सारी बात अपनी माँ सुनीता को बताई। सुनीता ने कहा, व्हाट, तुम वो 2 टके की कपड़े बेचने वाली से शादी करोगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? We have got such a big family. We are very rich people. Our class is very different. I'm like a queen and I can be very assertive when I want to be. But I will never get you married to that girl. लड़के ने कहा, मैं जहर खा लूँगा, मैं मर जाऊँगा, लेकिन मैं शादी उसी से करूँगा। हाय, लड़के की माँ के आगे सबने हाथ जोड़े कि तू हाँ कर दे। तो सुनीता जी मान गई और लड़के की शादी परछाई से हो गई। परछाई अपने माँ बाप को वचन देकर आई कि जिस घर में जा रही हूँ वहाँ से मेरी डोली पहुँचेगी और अर्थी निकलेगी, आप मेरा कोई फिक्र मत करो। परछाई के बाप ने समझाया कि तेरी माँ का कैरेक्टर भी ठीक नहीं है,
तेरी माँ का बोलबाणी भी ठीक नहीं है, तेरी माँ का रवैया भी ठीक नहीं है। माना कि वो दुनिया की सबसे दौलतमंद औरत है, मगर बेटा हमें बहुत दुख है, वो तेरा बहुत बुरा हाल करेगी, वो गरीबों से बहुत नफरत करती है। परछाई ने कहा, कौन से गरीब, हमारे पास सभी कुछ तो है, हमारा अपना मकान है, हमारी गाड़ी है, हमारा हीटेड घर है, तो क्या। परछाई के बाप ने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसी जगह जहाँ है जो है, यहाँ तो उसके नौकर भी नहीं रहे, तुम कैसी बातें करती हो। परछाई ने कहा, कोई बात नहीं डैडी, मैं उनकी इतनी सेवा करूँगी, इतनी मैं उनकी लुक आफ्टर करूँगी कि वो लोग सब कुछ भूल जाएंगे। आप बिलीव करें, उनके दिल अगर पत्थर के भी हैं तो मैं उनके दिल मोम कर दूंगी, मैं अपना प्यार उनके दिल में पैदा करूंगी। प्यार ऑटोमेटिक नहीं होता, प्यार बनाना पड़ता है, अपनी जगह बनानी पड़ती है, इज्जत बनानी पड़ती। मैं वो सब कुछ करूंगी जो उनको अच्छा लगे। इवन मुझे अगर अपनी पर्सनालिटी को भी बदलना पड़ा तो मैं ये भी बदल दूंगी। ऑनेस्टली परछाई के बाप ने कहा, ठीक है, जो तुमने कहा है इस पर कायम रहना। परछाई ने कहा, मैं आपकी बेटी हूँ, करके दिखाऊंगी। परछाई की शादी हो गई। शादी होने के बाद परछाई अपने ससुराल के घर आ गई। ससुराल के घर में पहले ही दिन से परछाई को पता लग गया कि कुछ ठीक नहीं है। परछाई का प्यारा हस्बैंड, जिसको परछाई से इश्क हुआ था, वो दिन में 24/7 अपनी माँ के साथ चिपका रहता था। और सुनीता जी अपने बेटे से ऐसा बिहेव करती थी जैसे वो उसका बेटा नहीं, उसका हस्बैंड हो। सुबह उठते सार ही परछाई की सास दन 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 करती, नाइटी पहन के, एंड ऐसे 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 करती वो आ जाया करती थी बेडरूम में। कई बार परछाई का हस्बैंड परछाई को, जैसे वाइफ हस्बैंड करते हैं, जफ्फी डाल के सुबह उसके कानों में गाना सुना रहा होता था, करवटें बदलते रहें सारी रात हम आपकी कसम। मगर परछाई की सास आके कहती थी, पहले चाह पी लो, मैं कुछ नहीं देखा, असी भी बड़ा कुछ कीता होया, चलो चलो चाह पियो दोनों, खड़े हो जाओ न, क्यों पे हो हैं। मेरी माँ कहती होंदी सी, हैं दोपहर तक पे रहने, भूंड वड़ वड़ के निकलते हैं, उठ नहीं तू, खड़ी हो, पई क्यों है। असी तो सोचा सी तेरी माँ सवेरे तेन 4 बजे उठा देंदी है, इतने तो 8 बजे तक तेरी अख नहीं खुलती। और कभी भी मैरिड कपल का दरवाज़ा खटखटाए बगैर अंदर नहीं जाना चाहिए, ये आप में से सब को पता होगा। लेकिन परछाई की सास ऐसा नहीं करती थी। वो बहुत अमीर घर की बहू थी, लेकिन गरीब घर की बेटी थी। फिर देखा परछाई ने कि अगर परछाई अपने पति को कहती थी, वो देखो क्या है, उसका पति कहता था वाह, परछाई उसके गाल करके किस करके भाग जाती थी। लेकिन परछाई का हस्बैंड अपनी माँ को इतनी 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 बात बताता था। अगर इवन जो डेलिकेट मोमेंट्स होते हैं वो बातें भी वो माँ को बताता था, और माँ सुनती थी। अच्छा फिर की होया, अगे की होया है, तू की कीता, दस ऐसे की होया, अच्छा अच्छा दस, मैं तेरी माँ 10, ऐसे ऐसे घर के हालात थे। परछाई का ससुर तो दूर ही रहता था। परछाई की माँ का रेपुटेशन कुछ अच्छा नहीं था। सारे शहर को पता था कि वो बहुत स्कीमी औरत थी। उसने बहुत तरह की स्कीमें लड़ाई, स्कीमें बनाई। परछाई को घर में ही काम करने वाले नौकर के साथ संबंध रखने का उसने उलाहना भी दिया। अपने हस्बैंड के सामने उसको बदनाम करने की भी कोशिश की, लेकिन परछाई का हस्बैंड उसको छोड़ नहीं रहा था। ये बहुत बड़ी बात थी। फिर क्या हुआ कि वन थिंग लेड टू अनदर, और एक दिन रात को पता नहीं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, क्योंकि दूसरा साल शादी का हो गया था, परछाई का बेबी नहीं हो रहा था। परछाई ने किसी से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात की थी, और उस औरत ने परछाई की सास को बता दिया।
परछाई का हस्बैंड और परछाई बेड में थे। परछाई की सास दंदन दंदन करती अंदर आ गई, साइड कैबिनेट का ड्रॉ खोला, उसमें से सारी टैबलेट्स निकाली और शोर मचा दिया। बच्चा किवें हो जावे, बच्चा किवें हो जावे, गोलियां खांदी है, ये गोलियां खांदी है, असी कैसी गरीब कुड़ी है, सानू की पता सी ये उत्थे सारा कुछ सीख के आई है। होर की करदी है तू, मैनू पोते दा तू मुंह नहीं दिखाना, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाए, तू खांदी नहीं गोलियां, आ फड़ गोलियां। और परछाई के मुंह पे गोलियां मारी और सुबह होते ही परछाई को बांह से पकड़ा। इतना शोर मचाया, इतनी लड़ाई हुई, लोगों ने सोशल वर्कर को टेलीफोन किया, सोशल सर्विसेज आई और परछाई को आकर ले गई। परछाई को रोते कलपते काउंसिल हाउस में फेंक दिया। काउंसिल हाउस से परछाई दिन रात अंदर बैठ के आंसू बहाती थी। खाली कमरे थे, दीवारों में सलाब आई हुई थी, छत से प्लास्टर उखड़ा हुआ था, कारपेट फटा हुआ था, स्टेयर्स पर कारपेट ही नहीं था, टॉयलेट का भी इतना ही हाल था। महलों से आई परछाई अपने बाबुल की रानी का, इतने बड़े खानदान की बहू ने ये हाल किया। तो फिर परछाई ने कहा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। परछाई ने तब तक कपड़े की दुकान की नौकरी भी छोड़ दी थी। दोबारा कपड़े की दुकान पर गई, मगर उन्होंने परछाई को रखा नहीं। उनको कोई कुंवारी लड़की की ज़रूरत थी, मैरिड लड़की को रखते नहीं थे कि अगर मैरिड लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो फिर उसकी वो जो टाइम होता है प्रेगनेंसी का, उसके पैसे देने पड़ेंगे। आपको पता ही है कि एशियन एम्प्लॉयर्स किस तरह के होते हैं। ये सिर्फ परछाई की नहीं बल्कि घर घर की कहानी है। ये जितनी बड़ी बड़ी ये होती हैं ना वहाँ पे काम वालियाँ, आपको मालूम है किस तरह की फ्रॉडनें होती हैं, इनकी कहानियाँ भी यहाँ पर आएंगी। फिर उसके बाद परछाई को एक ऑफिस में क्लीनर का जॉब मिल गया। परछाई ने कहा कोई बात नहीं, मैं कोई भी काम करूँगी, ज़रूर करूँगी। और परछाई ने क्लीनिंग का काम करना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी खूबसूरत परछाई क्लीनर बन गई। परछाई अपनी सास की बुराइयों को याद करती और क्लीनिंग का काम करती। जितनी ज़्यादा परछाई सफाई करती उतनी ज़्यादा परछाई को लगता कि उसका गंद उतर रहा है। एक दिन और धीरे धीरे परछाई के अच्छे बिहेवियर की और परछाई के हार्ड वर्क की और परछाई की बहुत अच्छी क्लीनिंग की चर्चा होने लगी कि भाई बड़ा अच्छा काम करती है। और लोग आते जाते भी परछाई को हेलो करके गुजरने लगे। परछाई भी ऐसे करने लगी। इनफैक्ट उस एरिया में परछाई का इतना रुतबा हो गया कि कई लोग सोचने लगे कि ये ऑफिस की मालिक परछाई है, जबकि परछाई सिर्फ वहाँ की क्लीनर थी। अपने काम में मेहनत की वजह से परछाई ने लोगों के दिलों में वो मकाम हासिल कर लिया। फिर उसके बाद एक दिन परछाई अपने काम की जगह से बाहर निकली तो परछाई ने देखा कि एक नीले सूट वाली और एक हरे सूट वाली दो औरतें कोने से चली आ रही, खूबसूरत, मैच्योर, गोरे रंग। एक दोनों ने काले बालों में मेहंदी लगाई हुई थी और उनके जो सफ़ेद बाल थे वो मेहंदी से रंगे हुए थे। उन्होंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ था, लेकिन उनके अंदर की खूबसूरती उनके चेहरे से झलक रही थी। उनके हाथ में प्लास्टिक बैग थे। उन्होंने कहा काम फिनिश कर लिया, कार चल ली। परछाई ने कहा हाँ जी मैं कार जा रही। तो उन्होंने कहा खाना खा के चली जी, आ जा साडे नाल, उत्थे चलते हैं, बैठते हैं, खाना खाते फिर तो अपने घर चली जी, असीं अपने काम ते चले जावांगे। परछाई ने कहा जी आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं फिर कभी खा लूँगी। कहकर परछाई चलेगी। दोनों लेडीज़ आगे चली गई। परछाई ने मन ही मन बस की टिकट लेने के बाद सीट पर जब बैठ गई तो सोचना शुरू किया। सोचा कि ये दोनों भी बेचारियाँ पास के ऑफिस में कहती थी हम जाएंगी तो वहाँ पे क्लीनर होंगी, क्योंकि क्लीनर से बात करता है, क्लीनर से कोई अफसर तो बात नहीं करता। तो परछाई ने कहा ये बेचारी देखो, बालों में मेहंदी लगाई हुई थी, प्लास्टिक बैग उठाए हुए थे, कैसे नीले हरे सूट पहने हुए थे और क्लीनिंग करने जा रही थी, पर कितनी अच्छी थी। मुझे कहती थी खाना खा लो। मेरे साथ तो इतना अच्छा इन्होंने बिहेवियर किया, भगवान इनका भला करे। और परछाई चली गई। कई दिन के बाद परछाई एक दिन फिर काम से निकली तो
वहाँ पर एक बहुत बड़ी काले रंग की रोल्स रॉयस आई और आकर खड़ी हो गई। रोल्स रॉयस के इंजन की कोई आवाज़ नहीं थी। परछाई ने इतने करीब से कभी रोल्स रॉयस नहीं देखी थी। परछाई ने देखा कि वो जो सारी बिल्डिंगें आसपास थीं और पास की प्राइवेट रोड और पीछे की सारी फैक्ट्रियाँ और ये आसपास के जितने ऑफिस थे और उनके आगे जो शोरूम थे, उन सब का जो मालिक था राज साहब, वो मालिक अगली सीट से निकला, दरवाज़ा बंद करके चला गया और जाते जाते परछाई ने जब ऐसे किया तो उसने भी ऐसे किया और चला गया। परछाई ने कहा, हैं, इतना बड़ा आदमी, ऐसे को तो मैं नज़र भी नहीं आनी चाहिए और इसने मेरी नमस्ते का जवाब दिया। सचमुच कोई बड़ा आदमी होगा। तो ये तो वही है, ये जिसका सब कुछ है। तो रोल्स रॉयस की ड्राइवर वाली विंडो खुली तो वो नीले सूट वाली, जिसको कि परछाई ने क्लीनर समझा था, वो गाड़ी चला रही थी। परछाई को देखकर बोली, कार चल ली, आजा। तो परछाई चली गई। परछाई ने कहा, नमस्ते जी। उन्होंने भी कहा, नमस्ते नमस्ते, तो ठीक है? परछाई ने कहा, परछाई को बोली कि आज तो मैं तेनू रोटी खाए बगैर जान नहीं देना, तू जा नहीं सकती। जे तू गई मैं गड्डी तेरे ऊपर चढ़ा देनी, समझी? इत्थे खड़ी रह। मैं गड्डी पार्क करके आई, मैं परौंठी लेके आई हाँ, सुक्की आलू की सब्जी भी है, आ देख चाह दा थर्मस भी है, सारे बैठ के खावांगे, चल रुक जा, आई मैं। परछाई देखती रह गई। परछाई ने कहा, वाह वाह, ये क्लीनर की तो मौज है, ये क्लीनिंग का काम भी करती है और फिर ये ड्राइवर भी लगी हुई है। इसको तो ड्राइवर कहना भी नहीं आता होगा, ये तो डिलीवर कहती होगी, लेकिन जो भी है अच्छे पैसे कमाती होगी, तभी इतने अच्छे सूट पहनती है। कोई बात नहीं, देखती हूँ क्या मसला है। परछाई खड़ी थी, इतने में वो दोनों जनियाँ फिर आ गईं और परछाई ने दूसरी को देख के कहा, तुम बस में आई हो? उसने कहा, है। वो बहुत कम बोलती थी। उसने बोला, जी मैं गड्डी साइड पे खड़ी करके आई। परछाई ने कहा, बात चाहिए होनी है, कह दिया गड्डी साइड पे खड़ी करके आती हूँ। चंडीगढ़ में एक डॉक्टर सेठ थी, उसकी कार बिक गई थी, वो भी यही कहा करती थी। परछाई को वो दोनों जनियाँ एक ऑफिस में ले गईं। वो एयर कंडीशन्ड ऑफिस था। वहाँ पर मेन जो था अफसर राज साहब, उनकी फ़ोटो लगी हुई थी और वो जो गाड़ी चला रही थी उसकी फ़ोटो भी लगी हुई थी। परछाई ने कहा, हाय हाय, हे क्लीनर है, इसको पता नहीं मालिक की फ़ोटो के साथ अपनी फ़ोटो लगा रखी है। अगर मालिक ने देख ले इसको निकाल देंगे और साथ में मुझे भी निकाल देंगे। हाय, इसको दफ़ा होने दो, मैं अपनी जान बचाती हूँ। परछाई ने कहा, थैंक यू बहन जी, मैं चलती हूँ। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, बैठो बैठो। परछाई ने कहा, मैं बैठ जाती हूँ, लेकिन पहले ये साहब की फ़ोटो के पास से अपनी फ़ोटो हटा दो। तो उस लेडी ने कहा, क्यों? परछाई ने कहा, ये मालिक है यहाँ के और आप क्लीनर हो, तो ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। आपकी तो नौकरी जाएगी, साथ में मेरी भी चली जाएगी, और इतने बड़े ऑफिस में एयर कंडीशन में आप ये खाने का खिलार के बैठ गई हो, हैं? सफाई तो मुझे ही करनी पड़ेगी और साथ में आपको। मैं ना 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 बाबा, मुझे नहीं खानी ये रोटी। उन्होंने कहा, कैसी बातें कर रही हो, ये तो मेरे हस्बैंड का ऑफिस है, ये जिनकी फ़ोटो तुम कह रही हो ये मेरे हस्बैंड की फ़ोटो है। परछाई ने कहा, हैं? ये सारी बिल्डिंगें, ये सारी फैक्ट्रियाँ, ये सब दुकानें, वो रोल्स रॉयस और वो कई सारे 100 मकान और ये पूरी की पूरी गली में जो प्रॉपर्टियाँ हैं, ये आपके हस्बैंड की? तो उस औरत ने कहा, मेरे हस्बैंड भी है। परछाई ने कहा, इसका मतलब आपकी है? अब लेडी ने कहा, मेरी है। परछाई ने कहा, तो ये कौन है? जिसको परछाई ने दूसरी क्लीनर समझा था। उसने कहा, ये मेरी खुड़मणी है, हम दोनों में बहनों जैसा प्यार।
परछाई बहुत दुखी हुई, उदास हुई, और परछाई को अपनी सास सुनीता, जो कि इनके पैरों की जूती की धूल के बराबर भी नहीं थी, याद आई और उसने कहा, मेरी सास तो ऐसी नहीं थी जैसी आप हो। वो मुझ पे बड़े जुल्म किया करती थी और मैं बहुत दुखी थी। आप ऐसे कैसे कर लेती हो? परछाई की सास ने, परछाई की बॉस की वाइफ ने उसके सिर पे हाथ फेरा और कहा, बेटी तू बहुत मेहनत वाली है, अपनी सास को भूल जा। और उसको शोभा बनानी नहीं आती थी, इस वजह से वो ऐसा नहीं कर सकती। हर इंसान को अपनी शोभा बनानी चाहिए। आज की परछाई यहीं पर समाप्त होती है। अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय नए फीचर्स के साथ एक बार फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। ये प्रोग्राम को आपके सामने लाने के लिए विजय मोमी जी का बहुत थैंक यू। आप सबके प्रोग्राम देखने के लिए बहुत थैंक यू। सुमन बख्शी जी का और उसके साथ अमिकुल जी का बहुत थैंक यू करते हुए अगले हफ्ते आपसे मिलने का वादा करते हुए इजाज़त दीजिए। जय गुरुदेव।